हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं हूं अफजल करीम और आप सभी का केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट लेक्चर में द मोस्ट वेलकम है। आज बेसिकली हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और ये चैप्टर जो है इंटायर केमिस्ट्री का आपका बेस बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक है। उसके बाद आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे वांट ऑफ फैक्टर, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका आप बोल सकते हैं एप्लीकेशंस हर एक चैप्टर्स में आपको काम आएगा। पूरा केमिकल काइनेटिक्स आपका वांट ऑफ फैक्टर पर बेस्ड है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टारगेट को। टुडेज टारगेट, टुडेज टारगेट, आज का क्या टारगेट। लेट मी 1 मिनट, क्योंकि फैन को थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। टुडेज टारगेट, आज का टारगेट है हमारा सबसे पहला रिवर्स ऑस्मोसिस। उससे पहले हम तीन टर्म्स देखेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, चलिए उसके बाद ये तो आपका ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके बाद नेक्स्ट एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, मोलर मास एंड लास्ट that is very important, want of fact। want v से होता है, want of factor, of factor जिसको डिनोट किया जाता है आई से। और लास्ट में हम देखेंगे जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे एबनॉर्मल मोलर मास के कंपैरिजन में वांट ऑफ फैक्टर के रिस्पेक्ट में, उसको करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन से। किससे? हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले, क्योंकि ये एग्जांपल्स में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनर, मतलब ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आते हैं कि आपका जो बॉडी में फ्लूइड है इसका कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होता है ना। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं, वो एग्जांपल्स भी हम लिखाएंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब समझिए, हमारे पास एक कंटेनर है। ओके, यस सर, कंटेनर है। कंटेनर मतलब जो सॉल्यूशन को स्टोर कर सके। अच्छा, सॉल्यूशन को स्टोर कर सके। और कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन C2 मान लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन कंटेनर, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, 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 कॉन्सेंट्रेशन आपका बेसिकली आप बोल सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C2, किसका? कंटेनर के अंदर में जो सॉल्यूशन। अब इसी कंटेनर में हम एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और इस ऑब्जेक्ट में C1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? C1। सपोज कीजिए कि ये आपका जो वॉल दिख रहा है
ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस बॉडी का, इस बॉडी के अंदर में जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, C1, और कंटेनर के अंदर में जो सॉल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन कितना है, C। अगर आपका इफ यदि कॉन्सेंट्रेशन C1 और C2 इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, then this case is said to be isotonic solution। इसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसो मतलब इक्वल, आइसो मतलब इक्वल, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन में इक्वल, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट केस में बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड केस में इक्वल होगा, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आप ये कंडीशन लिख सकते हैं, अगर दोनों बॉडी के बीच का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो ना तो सॉल्यूशन अंदर जाएगा और ना ही बाहर निकलेगा। क्या ऐसा होगा, क्या नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो है ऑस्मोसिस नोट परफॉर्म, ऑस्मोसिस नोट परफॉर्म, ऑस्मोसिस नोट परफॉर्म। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब जब सॉल्यूशन मूव करता है, जब सॉल्यूशन या सॉल्वेंट या कुछ भी सॉल्यूशन मूव करता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ताकि इक्वेट हो जाए कॉन्सेंट्रेशन, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। फेनोमेना को ऑस्मोसिस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यू मान लीजिए कि अगर आपका पानी का लेवल इस टंकी में यहां तक है और एक पाइप है और इस टंकी में पानी का लेवल कहां तक है, यहां तक है, तो बताओ यहाँ पे वाटर का फ्लो होगा? हाँ, वाटर का फ्लो होगा। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है। अगर हम दोनों का लेवल इक्वल कर दें तो क्या वाटर का फ्लो होगा? नहीं होगा। वही टर्म, वही कंसेप्ट वहां पे है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन का फ्लो नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस परफॉर्म नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है सलाइन वाटर, सैलाइन वाटर, सैलाइन वाटर, सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर कौन सा वाटर? जब आपके बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आप सैलाइन वाटर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ओके, तो सैलाइन वाटर एग्जाम्पल है किसका? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। इसलिए हमारे सेल्स पर ना तो ऑस्मोसिस परफॉर्म होता है, अगर ऑस्मोसिस परफॉर्म होता, हाइपरटोनिक होता या हाइपोटोनिक होता तो सेल्स स्वेल भी हो सकता था या फिर आपका श्रिंक भी हो सकता था। तो स्लाइन वाटर में क्या होता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। स्लाइन वाटर किसको बोलते हैं? स्लाइन वाटर इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को बोलते हैं। स्लाइन वाटर किसको बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है, देखिए, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड इन योर बॉडी, इन द बॉडी इक्वल हो जाता है किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्लाइन के बोल सकते हैं। और कितना कॉन्सेंट्रेशन? स्पेशली 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अगर इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुआ, इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुआ, यानी 0.9% मास बाय वॉल्यूम से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम एक भी परसेंट 0.1% बढ़ा करके अगर 1% मास बाय
वॉल्यूम का कंसंट्रेशन कर देते हैं ना, तो आपका सेल जो है ना, सेल वो श्रिंक हो जाएगा, बॉडी का सेल श्रिंक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि आपका सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज नथिंग बट वही सलाइन सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सैलाइन सॉल्यूशन, सैलाइन सॉल्यूशन, ओके, सैलाइन सॉल्यूशन, ओके, ओके। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी बराबर होता है 0.9%, 0.9%, इट इज इंपॉर्टेंट। मास बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ओके, समझ में आ गई बात। इसलिए जो है स्लाइम को हमारे बॉडी में चढ़ाया जाता है तो फिर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बहुत अगर चेंज हुआ तो उसका इंफेक्शन पड़ेगा, है ना, बॉडी फ्लूइड से। तो ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड सिचुएशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स अगर हमारे पास एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर, और इसमें लिक्विड फिल्डेड है, क्या है, लिक्विड फिल्डेड है, लिक्विड फिल्डेड है भरपूर अमाउंट में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है। C2 इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। आप तो समझ ही गए, कॉन्सेंट्रेशन लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हमने उस केस में लिख दिया। सर इसमें अगर ऐसा बॉडी डालेंगे जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और हमारे पास कंडीशन है इफ विजिबिलिटी हो रही कि नहीं, अगर नहीं हो रही है तो उधर आप नोट डाउन कीजिए, वहां पे लिखेंगे इसका पॉइंट। चलिए स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या है, अगर आपका इफ कॉन्सेंट्रेशन C1 का ज्यादा है C2 से, यानी कि बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बॉडी के अंदर में जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किसके, आप सेल ही मान सकते हैं, ये एक सेल है, सेल का कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और C1 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, किसके, कंटेनर के सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो सर सॉल्यूशन का मूवमेंट किधर से किधर होता है, आपको मालूम है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लिखना अनिवार्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा तभी तो वाटर का फ्लो होगा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। सर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका ज्यादा है, यानी फ्लो होगा सॉल्यूशन का अंदर में, और जब अंदर में फ्लो होगा तो ये बॉडी या ये सेल फूल जाएगा, और फूलने को बोलते हैं स्वेल हो जाना। यानी इस केस में जो आपका होगा बॉडी विल स्वेल, बॉडी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस, बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल, ओके, बॉडी विल स्वेल। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट इज नथिंग बट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। ये तीन पॉइंट बेसिकली इस दोनों में ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है कि किसमें फूलता है सेल और कुछ में श्रिंक करता है। तो आप थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे अपना तो आराम से आपको बन जाए। ये हमारे पास कंटेनर, कंटेनर में सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2, और इसी सॉल्यूशन में एक सेल को हमने ड्रॉप कर दिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1। अगर केस है हमारा C1 जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है C2 से, सर C1 कॉन्सेंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन का फ्लो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, बाहर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी इस सेल्स के बाहर में फ्लूइड निकलना शुरू हो जाएगा, और सेल्स के बाहर में फ्लूइड निकलना शुरू होगा तो सेल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं बॉडी विल श्रिंक, बॉडी विल श्रिंक।
बॉडी विल सिंक। ओके, यस सर, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चलिए, अब आते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस का अपोजिट रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की तरफ। चलिए, रिवर्स ऑस्मोसिस, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, सबसे पहले हम एक सेटअप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेटअप। सेटअप वो वाला चुप होने वाला सेटअप नहीं, ये है आपका सेटअप। ओके, जिसमें एक्सप्लेन करना इजी हो जाए। जिसमें एक्सप्लेन करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ओके, ये सेटअप में आप सपोज कीजिए कि सॉल्ट सॉल्यूशन है और इसमें प्योर सॉल्वेंट सपोज कीजिए कि वाटर, इसमें प्योर सॉल्वेंट सपोज कीजिए कि वाटर है। ठीक है, और ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि आपका स्मॉल पार्टिकल्स को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर फॉलो कराता है। सर ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये वाटर है, मतलब इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन मींस वाटर और सॉल्ट होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्ट सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट मिला हुआ है, मिक्स है। कौन कौन सा? सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सपोज कीजिए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है। आपको दिख ही रहा है, मतलब आंखों से आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन C1 का ज्यादा है C2 से। सर नॉर्मल केस में क्या होगा? नॉर्मली हमको बताइए, नॉर्मल केस में लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर सॉल्यूशन फॉलो होगा। हाँ हाँ हाँ, हाई कंसेंट्रेशन की ओर आपका फ्लूइड का फ्लो होगा। ठीक है, और जब हाई कंसेंट्रेशन की ओर फ्लो होगा, ये पूरा फिल्ड हो जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। तो आपका ये ओवरफ्लो नहीं करेगा, ये ओवरफ्लो नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा ओवरफ्लो? क्योंकि यहाँ पे ऊपर से एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है? ओवरफ्लो से बचाता है, ओवरफ्लो होने से बचाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा लिक्विड इधर से निकल रहा है, वाटर का फ्लो इधर हो रहा है, नहीं, ओवरफ्लो होने से बचा। लेकिन हमारा टॉपिक है क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे होगा? देखिए, अगर हम एक पिस्टन के सहायता से, किसके सहायता से? पिस्टन, पिस्टन, दिस इज पिस्टन, पिस्टन के सहायता से, पिस्टन के सहायता से, अगर हम पिस्टन की सहायता से फोर्स अप्लाई करें, क्या करें? फोर्स, एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर से हम क्या कर रहे हैं? पिस्टन को दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, और पिस्टन का जो एक्सटर्नल प्रेशर है हम जो लगा रहे हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। तो अब बताओ लिक्विड का फ्लो किधर से किधर होगा?
यानी कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा दी, तो लिक्विड का फ्लो अब रिवर्स हो जाएगा। लिक्विड का फ्लो अब रिवर्स हो जाएगा। और लिक्विड का फ्लो रिवर्स होना, इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे, देखिए लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत आसान है, बहुत आसान है। रिवर्स ऑस्मोसिस, देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर ओके अप्लाई किए, क्या किए, अप्लाई, किधर अप्लाई किए, अप्लाइड टू द, टुवार्ड्स आप लिख सकते हैं, या टू द, किधर, वाटर की तरफ या सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ। अगर भाई साहब वाटर की तरफ करेंगे यानी ये ऑस्मोटिक प्रेशर को और ज्यादा तेजी से बढ़ाएगा, यानी आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हम सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ कर रहे हैं, यानी टुवर्ड्स किधर, सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ, टुवर्ड्स सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि आपका विच इज, जो कि आपका ग्रेटर है, ग्रेटर है देन किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर, देन ऑस्मोटिक प्रेशर से। अगर इक्वल होता तो क्या होता, अगर इक्वल होता तो आपका स्टैटिक सिस्टम बन जाता, ना तो वाटर का फ्लो सॉल्ट की तरफ, सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ होता, ना तो सॉल्ट सॉल्यूशन का तरफ फ्लो वाटर की तरफ होता, स्टैटिक हो जाता। यानी हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किए सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ, जो कि ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से। ओके, देन क्या हुआ, देन इस सिचुएशन में आपका हुआ सॉल्यूशन, फ्लो ऑफ लिक्विड आप लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड का फ्लो क्या हो गया, इज रिवर्स्ड हो गया। और इसी फेनोमेना को, दिस फेनोमेना इज नोन एज क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस फेनोमेना, दिस फेनोमेनन इज नोन एज, के ऑब्लिक एस मतलब नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या क्लियरिटी हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो एनसीईआरटी ने इतना ही पॉइंट दिया हुआ, वैसे ये इंपॉर्टेंट है नहीं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर तक ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, बट आप थोड़ा सा भी याद कर सकते हैं, इसको एक दो बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक में चलते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास। सर एबनॉर्मल मोलर मास सिंपल तो समझ में आ रहा है, मतलब कि मोलर मास में एबनॉर्मलिटी या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, यानी कि व्हेन द मोलर मास, जब आपका मोलर मास क्या होगा, इज लेस हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है, ग्रेटर देन किससे, देन एक्चुअल, एक्चुअल मोलर मास, मोलर मास, यानी एक्चुअल मोलर मास से या तो ज्यादा होगा या कम होगा मोलर मास, उसको एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। जैसे कि आपका कैलकुलेटेड मोलर मास अगर लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा, व्हेन द कैलकुलेटेड लिख दीजिए, कैलकुलेटेड मोलर मास लिख दीजिए। जैसे कि आपका हाइड्रोजन का मोलर मास है 1, लेकिन हमने कैलकुलेट कर दिया 2, एबनॉर्मल हो गया क्योंकि एक्चुअल से ज्यादा आ गया। तो ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलता है।
ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा ही वेट, अब सपोज कीजिए कि आज है 50 kg, कल हमने फिर से दोबारा से अपना वेट को मेजर किया, तो ये हो गया 50.5 kg। तो सर हाफ केजी का क्या हुआ, एबनॉर्मेलिटी आ गई ना। हाफ केजी वो एबनॉर्मेलिटी वो वाला नहीं, क्रोमोसोम नंबर में एबनॉर्मेलिटी, वो तो बायो में भी होता है, एबनॉर्मेलिटी आती है बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह पर एबनॉर्मल एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्शंस ज्यादातर केसेस में आपका यहाँ पे केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, उसके बाद बायो में भी एक्सेप्शंस है, बट बायो में कम है एज रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जो है एक्सप्रेशन ज्यादातर किस में होता है, इनऑर्गेनिक में होता है। उसी तरीके से एबनॉर्मलिटी हर जगह पर आता है, आप बायो में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी एबनॉर्मलिटी आती है। अगर मोलर मास में एबनॉर्मलिटी या तो कम हो सकता है मोलर मास, या ज्यादा हो सकता है, उसको एबनॉर्मलिटी बोलेंगे। जैसे हमारा वेट, एबनॉर्मलिटी इन वेट, जैसे कि अगर हमारा वेट आज है 50 kg, कल हो सकता है 49.5 आ जाए, या फिर 50.5 आ जाए, तो दिस इज एबनॉर्मलिटी इन वेट। ओके, तो यही होता है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास इज नथिंग बट जो एक्चुअल मोलर मास है, जो एक्चुअल मोलर मास है। ओके, और एबनॉर्मेलिटी इसी को हम लोग फिजिक्स क्लास 11th में क्या क्या पढ़ते हैं, एक्यूरेसी चैप्टर में पढ़ते हैं, एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं एबनॉर्मेलिटी कंसेप्ट। ओके, चलिए। ओके, अब आते हैं वांट ऑफ फैक्ट। वांट ऑफ फैक्ट, वांट ऑफ फैक्ट, want of fact, want of factor which is denoted by I, and want of factor account the क्या, account the component for association or dissociation, for association or dissociation or dissociation, account the component for association और dissociation, या फिर आप अकाउंट द कॉम्प्लेक्सिटीज, कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप ज्यादा बेटर क्या होगा, अगर हम अकाउंट द कोई भी आपका कंपाउंड लिख लीजिए, कंपाउंड बहुत बेटर, कंपाउंड, कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, बट कंपोनेंट एक्चुअल में एसोसिएटेड ही रहता है, डिसोसिएटेड ही रहता है, तो यहाँ पे कंपाउंड लिखती है। यानी कोई भी कंपाउंड का एसोसिएशन मतलब जुड़ना या टूटने पर बेस्ड है वांट ऑफ फैक्टर आई। ओके, पहले हम इसका फॉर्मूलाज लिखा लेते हैं, फिर एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है वो बताते हैं। जो आपका वांट ऑफ फैक्टर होता है ना, दिस इज नथिंग बट एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय normal molar mass, abnormal molar mass divided by normal molar mass. Okay, want of factor is nothing but abnormal molar mass divided by normal molar, या फिर ज्यादातर इंपॉर्टेंट वैसे आप लिख सकते हैं कि abnormal क्या होगा, moles of solute after association or dissociation divided by moles of component of before association और dissociation, वो भी होता है। और एक फॉर्मूला होता है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर बेस्ड तो नहीं होता है, कैलकुलेटेड मेजर्ड वैल्यू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से भी तो वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, क्योंकि अगर क्लियरिटीज आ गई तो फिर बेटर है ना। लेट मी वन, हाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर भी बेस्ड है।
वही तो हम कह रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर भी इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में है पहले आपका ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी इज नथिंग बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने कल पढ़ा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपी इज नथिंग बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और एक फॉर्मूला होता है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा नॉर्मल भी है, ठीक है, इधर लिख देते हैं क्योंकि वहां पे विजिबिलिटी नहीं हो सकती। चलिए, एबनॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय नॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और I इज इक्वल टू लिखिए मोल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड या पार्टिकल लिख सकते हैं, कंपाउंड या पार्टिकल लिखिए, वहां पे पार्टिकल टर्म भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल। ओके, आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, डिवाइडेड बाय moles of particle, moles of particle before association या डिसोसिएशन। उससे रिलेटेड मतलब ये दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं, बट रेयर ऑफ द केसेस में बनते हैं। ज्यादातर केसेस में वांट ऑफ फैक्टर का ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि वांट ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सर एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। एसोसिएशन का मतलब जोड़ना, एसोसिएशन का मतलब जोड़ना। जैसे कि हमारे पास एक कंपोनेंट है CH3COOH, ओके, अब इसका एक इक्वेशन बनाएंगे तो हम इसको 2 मोल लेंगे, तब ये दोनों मोल आपस में जुड़ जाएगा, CH3COOH होल ट्वाइस। सर नहीं समझ में आया। देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऐसे तो हम इसका ड्रॉ बेसिकली हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टली देखिए, इस कार्बन के पास 4 वैलेंसीज है, जिसमें से एक वैलेंसी में आपका CH3, ओके, हम ये वाला बनाते हैं। अगर ये वाला सिंगल में बनाएंगे तो डबल बॉन्ड के थ्रू O जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड O, और इसके थ्रू H या OH डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये सर ये जो जुड़ गया, इसी तरीके का 2 मॉलिक्यूल लेकर के ये जुड़ा कैसे? देखिए जुड़ा कैसे, C के पास में CH3 है, ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और H। अब इसी का अपोजिट करके दूसरा कंपोनेंट लेते हैं, यानी C का डबल बॉन्ड O इधर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल H, और यहाँ पे CH3 होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा, और इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो गया CH3COOH। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन हमारे पास कितना नंबर ऑफ मोल्स था? N इज इक्वल टू 2। एक बार विजिबिलिटी देख लेते हैं कि नीचे तक विजिबल है कि नहीं। हाँ विजिबल है। N इज इक्वल टू कितना था? 2 था। सर N इज इक्वल टू 2,
लेकिन आफ्टर एसोसिएशन n इज इक्वल टू क्या बच गया, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है, यानी एक हो। इस सिचुएशन में अगर हम बोले कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन यानी बाद में 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन 2 यानी 0.5। एक्यूरेट इतना नहीं आएगा बट इसके आसपास आएगा। वांट ऑफ फैक्टर ये होगा, ठीक है। सर डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन नाम से पता चलता है कि डिसोसिएशन मतलब टूटना, डिसोसिएशन मतलब टूटना, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, कोई भी चीज का जुड़ना एसोसिएशन, कोई भी चीज का टूटना डिसोसिएशन। देखिए डिसोसिएशन में जैसे कि आपका NaCl हो गया, अगर हम वाटर में NaCl को डाल देते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन 1 एंड आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया, इसका नंबर ऑफ मोल्स 1, इसका नंबर ऑफ मोल्स 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 2 हो गया। ये दोनों आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, और ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है बिफोर डिसोसिएशन। ओके तो सर इसमें वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर आपका इसमें हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन 2 डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन 1 यानी कि 2, इसका एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा बट 2 के आसपास होगा। यानी हम यहां से एक कंक्लूजन पर पहुंचे क्या कि डिसोसिएशन में अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा है कोई भी कंपोनेंट तो आई का वैल्यू जो है एक से ज्यादा होगा, आई वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू एक से ज्यादा होगा, क्या एक से ज्यादा आया, और जब भी एसोसिएशन होगा आई वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू लेस देन 1 होगा, क्या यहाँ पे 1 से कम है, हाँ 0.5 आया है मतलब 1 से कम है। वांट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन में एक से कम और वांट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन में एक से ज्यादा होता है। डायरेक्टली आपको अगर वांट ऑफ फैक्टर एक से कम दिया हुआ है तो आपको इनडायरेक्टली समझ जाना है कि ये एसोसिएशन का बात कर रही है, और अगर एक से ज्यादा है तो वो डिसोसिएशन का बात कर रहा है, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। ओके सर, चलिए तो वांट ऑफ फैक्टर हमको मिल गया। अब एक बार करेक्शन कर लेते हैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। बेसिकली चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से फॉर्मूला बेस्ड आएगा, तो आपको जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया है वही सारा फॉर्मूला लगेगा, हाँ लेकिन करेक्शन किया हुआ है थोड़ा सा, तो करेक्शन हम कर लेते हैं कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, देखिए पूरा मिटा देते हैं, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अगर हम बात करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर का होता है। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर का होता है। मतलब क्या है, पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करनी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे, 4। कौन कौन सा, सबसे पहला रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, सर इसमें क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था P1 नोट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नोट, इसी को RLVP यानी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यस, इसका फॉर्मूला क्या था, हाँ फॉर्मूला था N2 डिवाइडेड बाय N1। कंडीशन क्या था, N2 आपका बहुत ज्यादा कम है एज रिस्पेक्ट टू N1। तो रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये होता है, इसका फॉर्मूला ये था, इसको I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया करेक्शन। दूसरा क्या था, दूसरा था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या था, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग point, sir elevation in boiling point, what do you mean by elevation in boiling point, that is denoted by delta TB, it is nothing but IKB multiplied by M, M is nothing, molarity, M क्या है, molarity, 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 okay। Third is depression in freezing point, depression in freezing
point. Depression in freezing point is nothing but delta TF. It is nothing I into KF into molality. And fourth is osmotic pressure. And osmotic pressure, that is denoted by pi. Pi is equal to CRT, where C is the concentration in terms of N upon V. In terms of N upon V. It is also written by N2 upon VRT. Yes or no? Multiplied by R. हो गया करेक्शन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का। यहां पे आपका होता है चैप्टर का द एंड। ओके, द बहुत ही जोरदार तरीके से हमने इस चैप्टर को द एंड कर लिया। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नया चैप्टर में। दैट नेम इज आई थिंक केमिकल काइनेटिक्स ही होगा या फिर कोई और चैप्टर होगा, देखते हैं कौन सा चैप्टर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।